नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही रायपुर से, जहां पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। एयरपोर्ट पर पुलिस की सुरक्षा को लेकर रिहर्सल भी शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसलिए तैयारियों का दौर जो है वो लगातार तेज है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एयरपोर्ट पर पुलिस की सुरक्षा को लेकर रिहर्सल भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि रायपुर से है, जहां पर दौरे को लेकर तैयारियां लगातार तेज हैं। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की रिहर्सल जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार पुलिस चौकन्ना है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री और खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय और इसके समृद्ध कॉलेज के 953 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। वे अगले 3 दिनों तक नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर और फाइन आर्ट्स में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। एक समय पूरा छत्तीसगढ़ इसका कार्य क्षेत्र हुआ करता था। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना और बहुत ही ख्यातिलब्ध पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 29, 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। आज इसका शुभारंभ हुआ है। 5 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। इसमें 943 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, हमारे युवा इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में इन युवाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है। इस आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर न सिर्फ खिलाड़ियों में उत्साह है, बल्कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बस्तर संभाग के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष सुनाराम तेता से हमारे कांकेर संवाददाता ने बातचीत की, जिस पर सुनाराम तेता ने कहा कि ये काफी अच्छा आयोजन है। इसमें सभी खेलों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही इस खेल में हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज आज हो चुका है और आज भानुप्रतापपुर के खेल मैदान में यह खेल का शुभारंभ किया गया, जहां पर क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह खेल का शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष सुनाराम तेता जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज बस्तर ओलंपिक का आगाज ब्लॉक स्तरीय किया गया है, क्या कुछ कहेंगे?
आज बस्तर ओलंपिक, छत्तीसगढ़ बस्तर ओलंपिक का खेल शुभारंभ हुआ है। इसमें हमारे जो भानुप्रतापपुर ब्लॉक में है 6,303 प्रतिभागी पंजीयन हुआ है। उसमें 14 से 40 वर्ष के हमारे जो ग्रामीण महिला पुरुष भी है उसमें, और हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी भाग ले सकते हैं। इसमें ज्यादातर खेल वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, भाला फेंक, ऊंची कूद और रस्सी खींच है और फुगड़ी भी है। ये पारंपरिक खेल को भी जोड़ा गया है और ये खेल पूरे छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक स्तर पे खंड मुख्यालय में चालू है। आज से प्रारंभ हुआ है और इसके बाद जो प्रतिभागी यहाँ से, ये 3 दिवस तक चलने वाला मैच है 21 अक्टूबर तक। उसके बाद जिला मुख्यालय में होगा, उसके बाद ब्लॉक मुख्यालय में होगा, उसके बाद जिला मुख्यालय के बाद संभाग के बाद राज्य स्तरीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलेंगे। तो हमारे प्रतिभाओं को, जैसे ग्रामीण अंचल के हमारे छात्र छात्राओं को और ग्रामीण महिलाओं पुरुषों को भी एक खेलने का एक सुनहरा अवसर है और ये अच्छा तरीका है। दिनों दिन ये खेल के प्रति, बस्तर ओलंपिक के प्रति लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। निश्चित ही कहीं न खेल के क्षेत्र में अच्छा, हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और अपने खेल के क्षेत्र में अभी संबंधित मैं सभी को कहा भी हूँ मंच के माध्यम से कि आप अपना करियर भी बना सकते हैं, भविष्य बना भी सकते हैं, मगर लगन के साथ खेलें, तभी आप वहां तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचेंगे। इस करके मैं सबको बोला भी हूं और ये शासन का अच्छा पहल है, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे अध्यक्ष सुनाराम देवता जी। हमारे साथ और भी मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। आप बता दीजिए कि इस तरह से जो खेल है, इस तरह से खेल के आयोजन को किस तरह से देखते हैं? मैं प्रदीप कुरेती। क्या है, पहले स्कूलों में ये सब खेल होता था, लेकिन अभी फिलहाल बीच में कुछ बंद चल रहा है। लेकिन शासन का अच्छा पहल है कि जैसा बस्तर ओलंपिक चालू किया है, इसमें अभी अपने पिताजी बताए, जैसे ब्लॉक से जिला, जिला से अपना संभाग से स्टेट लेवल, प्रतिभागियों का चयन इसके माध्यम से अच्छे देखें। बस्तर ओलंपिक को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खिलाड़ी भी काफी दमखम दिखा रहे हैं। इस तरह के ओलंपिक से क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका भी मिलता है। देखना ये होगा कि 3 दिनों तक चलने वाले खेल महोत्सव में किस तरह से प्रतिभागी भाग लेते हैं और आगे किनका चयन यहाँ पर देखने को मिलता है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने 28 अक्टूबर 2025 को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ द्वारा मतदाताओं की सूची में नए नाम जोड़ने, आधार लिंकिंग और मृत या फिर स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने पर चर्चा की गई। साथ ही राजनीतिक दलों ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए बीएलए को प्रशिक्षण देने का आश्वासन दिया। पुनरीक्षण के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे किसी भी अपात्र व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा और दावे आपत्तियां प्राप्त कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। खाद्य विभाग के माध्यम से होता है। अपितु हम लोग किसानों का पंजीयन करते हैं किसान पोर्टल में और उसकी प्रगति अच्छी है, कलेक्टरों ने बताया। मैडम, किसान पोर्टल में अभी भी नाम छूट गया है, आधा अधूरा उसमें एंट्री हो रहा है। जैसी सूचना आ रही है उसका उपाय किया जाए। कुछ तकनीकी कारणों से 1-2 है और यद्यपि अधिकांश वो किसान जो धान बेचते हैं और जो एकीकृत किसान पंजीयन के पोर्टल में थे, उनका पंजीयन नहीं, सब सभी का
राजनांदगांव शहर में बुधवार सुबह हड़कंप मच गया है। माइनिंग और सरकारी सप्लाई से जुड़े बड़े कारोबारी घरानों और नहाता, बंसाली और साथी अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम के साथ में रेड की गई है। सुबह सुबह अलग अलग गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी इन घरों और दफ्तरों की तलाशी ले रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच चल रही है और इस कार्रवाई से पूरे व्यापारिक जगत में सनसनी फैल गई है। पुलिस और ईओडब्ल्यू की गाड़ियां प्रतिष्ठानों और दफ्तरों और घरों में फाइलें और कंप्यूटर जांच कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीमें सुबह करीब 4 बजे अलग अलग वाहनों में राजनांदगांव पहुंची। जैसे ही अफसर इन प्रतिष्ठानों में दाखिल हुए, इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग से जुड़ी शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। बस्तर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस की सख्त नजर बनी हुई है। थाना नगरनार पुलिस ने सोमवार देर रात कार्रवाई करते हुए ओडिशा से भोपाल की ओर जा रहे एक ट्रक से 73.80 किलो गांजा जब्त किया है। ट्रक चालक मुराद शाह 30 साल का निवासी राजगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। जहां पर आपको बता चले कि जब्त गांजा की कीमत करीब 7.5 लाख बताई जा रही है। थाना नगरनार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक ओडिशा से अवैध गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहा है। सूचना पर ग्राम धनकुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई है। ट्रक के डाला में टेनफिक्स पेचिंग मास्क से 8 बड़े प्लास्टिक बैग्स में 33 पैकेट बरामद हुए हैं। नगरनार पुलिस ने बताया कि गांजा तस्कर लगातार नए नए तरीके अपना रहा है, लेकिन पुलिस भी हर स्तर पर नजर रखे हुए है। बस्तर पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और लगातार बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में कल धनकुंजी नाका नगरनार के सामने में MCP लगाई गई थी, तो एक आयशर वाहन 1114 जो कि संदिग्ध स्थिति में वहां से गुजर रहा था, जिसे रोक करके उसमें लदे हुए सामान की चेक की गई, तो उस गाड़ी से लगभग 75 किलो गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है, मिला, जिसे विधिवत जब्त किया गया और अपराध क्रमांक 240/25 कायम किया गया धारा 20 का NDPS के तहत। और आरोपी मुराद शाह जो कि राजगढ़ MP का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुराद शाह को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में विवेचना जारी। बीजापुर जिले में शिक्षक तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर SDM जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपा। संघ की प्रमुख मांगों में संविदा शिक्षकों की स्थायित्व, वेतन विसंगतियों का समाधान, नियमितीकरण, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता, लंबित भत्तों का भुगतान और समयमान वेतनमान जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मांगों का उद्देश्य शिक्षकों की सेवा स्थिति, सम्मान और कार्य स्थायित्व को बेहतर बनाना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षक वर्ग का मनोबल बढ़ सके। संघ ने प्रशासन से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक और ठोस निर्णय लेने की अपील की है। प्रदेश भर के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में आज 8 सूत्रीय मांग जो है हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारा जो डीए का एरियस राशि है विगत 7 वर्षों से जो है भुगतान नहीं हो रहा है, उसे GPF खाते में या CPF खाते में समायोजित करने का एक मांग है हमारा। दूसरा चीज, मध्य प्रदेश में 240 दिन का अवकाश नकदीकरण का प्रावधान है, उसी को यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। एक और मांग है, जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए और साथ ही पदोन्नति है, समयमान वेतनमान है, कर्मचारियों की विसंगति है, वेतन विसंगति है, उसे दूर किया जाए। और जो शिक्षक संवर्ग है उनका ज्वाइनिंग डेट से ही जो है ना उनको उनका कार्यकाल माना जाए और उनकी जो समस्या है उस पर भी निराकरण किया जाए। इसी के संबंध में आज हमने
पूरी प्रदेश भर में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है ज्ञापन सौंपकर ध्यानाकर्षण कर रहा है। हालांकि 18 जून 2025 को भी इसके पूर्व में जो ज्ञापन दिया गया था ये ईश्वरण पत्र के रूप में पुनः शासन को ध्यानाकर्षण करने के लिए, ताकि कर्मचारियों के संबंध में जो मोदी सरकार ने जो गारंटी लागू की थी उसे अमल में लाकर जो 7 सालों से जब्त एरियस है उसे भुगतान देकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम करें, इसी उम्मीद के साथ में यह ज्ञापन सौंपा गया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ इकाई जिला बीजापुर द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम से 9 कंडिकाओं में अपने ज्ञापन दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जाए, डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समाहित किया जाए। ऐसे उनके 9 अलग अलग कंडिकाओं में मांग है, जिनको छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। 1 नवंबर सन 2000 अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ जिसने 25 साल में विभिन्न क्षेत्रों में की उल्लेखनीय प्रगति, जीडीपी 6 लाख करोड़ से अधिक, बजट आकार 1,65,000 करोड़ का, पावर सरप्लस सेल का तमगा, देश में धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य, एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, बेरोजगारी दर घटकर 2.5%, गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल, रायपुर सहित 4 नए एयरपोर्ट, 15 मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 27, नई औद्योगिक विकास नीति से छत्तीसगढ़ को 7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, नवा रायपुर जहां स्थापित हो रहा है देश का प्रथम एआई डेटा सेंटर पार्क, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण, नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर, नियत मेलनार, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहल से बस्तर के विकास और विश्वास को नई दिशा, देश का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, खाद्य सुरक्षा का पीडीएस मॉडल दिया जिसे पूरे देश में सराहा, विश्वविद्यालय 4 से बढ़कर 26, महाविद्यालय 116 से बढ़कर 335, धान खरीदी के आंकड़े 5 लाख मैट्रिक टन से अब 149 लाख मैट्रिक टन तक। ये 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुए स्वर्णिम बदलाव की वो गाथा है जो अनवरत जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल हमेशा समृद्ध रहेगा। साधना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। धान की फसल पक चुकी है और दीपावली के बाद फसल की कटाई में काफी तेजी भी आती है, लेकिन बीते दोनों दिनों से अगर बात की जाए तो बारिश के बाद धान की फसल की कटाई रुक गई है। कई खेतों में पानी भर गया है तो वहीं मिट्टी गीली होने के चलते धान की कटाई करने से किसान बच रहे हैं। किसानों को मौसम में सीधे नुकसान दिखाई दे रहा। बारिश की वजह से खेतों में पक चुकी धान की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है तो वहीं कुछ किसानों के द्वारा खेतों में काट कर रखे गए फसल को भी नुकसान पहुंच रहा। बहुत सब्जियों पर है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, गोभी है, बंदे है, तो मैं सब खराब होते ना, बंदे फट जाते हैं, बादे है से और बाकी कीड़ा लगते हैं और मिर्ची फूल फल ड्राप हो जाते हैं। मेरे बरबट्टी में कीड़ा लगते, लंबा कीड़ा, और फल में चिपके वाले वो भी नुकसान करते। तो नुकसान है। हाँ, तो अभी क्या करा था आप मौसम में देख के? कुछ मैं मौसम में देख के क्या करे, काम करा था, पानी गिरी तो कल ये दवाई थोड़ा छिड़काव करना है, रुक गए तो रुक गए, नहीं तो नुकसान है, किसान ला नुकसान है। सरकार ला क्या बोलना चाहो कुछ मौसम में देखते हुए, कुछ किसान के राहत? बस अब सरकार को राहत तो नहीं देना, बात तो यही है। अब बीमा तो कटे रही थे, पूरा नुकसान हो जाता बीमा मिलते, आप में नहीं मिले ना। आपका नाम बता दो। राजेश कुमार सोनकर, ग्राम भंवर मेरा। तो वहीं दुर्ग में उत्तर भारतीयों के प्रमुख त्योहार छठ पर्व की धूम देखने को मिली और छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली है। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर उपवास को खत्म किया है और साथ ही शहर के तालाबों और शिवनाथ नदी किनारे बड़ी संख्या में महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करती रही और साथ ही पारिवारिक सहयोग और सामूहिक श्रद्धा ने पर्व को और भी विशेष बना दिया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अटल सुहाग की कामना की, प्रसाद बांटकर पर्व की खुशियां साझा की। दीपक नगर वार्ड पार्षद मनोज सोनी की ओर से विशेष व्यवस्था की गई जिसमें राजेश सिंह, विनोद सिंह, संजय सिंह और अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। मौके पर दुर्ग महापौर अलका बागमार और पूर्व विधायक अरुण बोरा ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। साल भर में हम छठ का ही इंतजार करते रहते हैं। हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है ये। सारी दुनिया ये बताती है कि जिसका उगते हुए सूरज के बाद उस सूरज का अस्त भी होता है, मगर बिहारी ये बताते हैं कि जहाँ सूरज उगता है उसके बाद सूरज उगता भी है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा छठ का ही त्योहार बहुत महत्व है और पूरे साल भर में दिवाली से ज्यादा हम लोग छठ का ही इंतजार करते रहते हैं। कल क्या होगा? कल समाप्त है, जहाँ पर सूरज आज अस्त हुआ तो कल सूरज उगेगा तो उसको भी प्रणाम किया जाएगा। कितने दिनों का निर्जला उपवास रहता है ये? 4 दिनों का होता है।
पहले दिन नहाने के बाद खाया जाता है गेहूं सुखा के। दूसरे दिन खरना होता है जो पूरी तरह से निर्जला उपास रहता है। और आज तीसरा दिन है छठ का और कल चौथा दिन है छठ का, तो 4 दिन निर्जला उपास होता है। पूरी तरह के फल और सब्जियां चढ़ती है। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से यही है कि छठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली छठ मैया हमेशा रहे। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे और सबका घर भरा पूरा रहे, यही माता रानी से विनती करती हूँ कि सबको सुखी रखे और हमारे दुर्ग शहर को भी बहुत संपन्न बनाए। ये कैसा पर्व, किस प्रकार का पर्व के बारे में जाना? देखिए, ये पर्व ऐसा है कि हमेशा उगते सूरज का पूजा किया जाता है, लेकिन छठ पर्व ऐसा है कि डूबते सूरज से लेके उगते सूरज का पूजा किया जाता है। ये एक अलग तरह का पूजा है जो विश्व में कहीं भी डूबते सूरज का नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ छठ पर्व में डूबते सूरज का और उगते सूरज का अर्घ दिया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। छठ पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छठ माता की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे। उनकी कृपा से ही आज तक हमारा देश ने तरक्की की है। माँ के आशीर्वाद के बिना, माँ बहन के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे यूपी बिहार का बहुत महान पर्व है छठ पूजा, जिसमें हमारे यूपी बिहार में बड़े धूमधाम के साथ और पूरे हिंदुस्तान और विश्व में मनाया जा रहा है। इसका जो है रात तक शाम तक आते हैं और गंगा जी हो, तालाब हो, पूरे उसमें सुबह तक खड़े रहते हैं, जो कि ये हमारे विश्व का सबसे कठिन व्रत है, जो महिलाएं 36 घंटे रहती हैं। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो कि 36 घंटे हमारे इंडिया में या चाहे बाहर में कहीं हो। तो इसलिए छठी माता का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।